नमस्कार सभी को। कल एक बच्चे का मैसेज आया YouTube पे, मैं उसका भी एक बार जिक्र कर देता हूं सभी के लिए, क्योंकि जब कोई भी बच्चा मुझसे कोई परेशान होकर मैसेज करता है या कोई सजेशंस मुझे दे रहा है, तो मेरी ये जिम्मेदारी है एज अ टीचर कि मैं आप सभी के सामने उस चीज को रखूं, और रखना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है बच्चों। चलिए, तो वो है जैसे कि कुछ मुझसे इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को लेके बात की गई थी। बिल्कुल, ये लेक्चर, जैसा कि हम ये चैप्टर से पहले जो भी लेक्चर्स थे हमारे, वो हम सब बाइलिंगुअल कर रहे थे, लेकिन मुझे भी नहीं पता चला कि मैं एक लैंग्वेज पर कैसे आ गया। यानी यानी इस चैप्टर डीपीएसपी को मैंने प्रॉपर तरीके में हिंदी में पढ़ाया, प्रॉपर तरीके से हिंदी में पढ़ाया। तो कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा इशू कर गए थे। इशू की बात भी नहीं है, उनका सोचना भी समझना बिल्कुल सही है, मैं उनका समर्थन करता हूं। तो कल रजनीत नाम का जो लड़के थे, उन्होंने मुझे कमेंट किया और उन्होंने मुझे बताया कि सर इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी का भी प्रयोग करें, हिंदी से हमें कोई परेशानी भी नहीं है। मैं उस बच्चे का बहुत पूरी तरह समर्थन करता हूं, मैं खुश भी हूं कि उसने अपना ओपिनियन रखा। तो हम कल उस कमेंट की रिप्लाई देकर भी आए, वो बच्चा संतुष्ट भी हुआ, और भी उन्होंने कुछ बहुत कुछ बोला, जो हम उस बात का भी समर्थन करते हैं कि मैंने किसी भी इंट्रोवर्ट की मूर्खता और उसके मजाक की हंसी नहीं उड़ाई थी। मैं एक्चुअली में आपको आईना दिखा रहा था, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी की मूर्खता की हंसी उड़ाऊं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एज अ ह्यूमन, एज अ टीचर, ये मेरे हक में नहीं है कि मैं दूसरे की आलोचना करूं या मैं दूसरे टीचर की आलोचना करूं। मैं किसी भी टीचर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, बिकॉज ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और यही मेरी जिम्मेदारी है। तो चलिए, तो सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं, मैं किसी भी टीचर की आलोचना नहीं कर रहा था वहां। मैं तो केवल सामने वाले को वो आईना दिखा रहा था जो वो नहीं देखना चाहता था। खैर कोई नहीं, तो सभी डालेंगे इंडियन पॉलिटी और स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। ये राज, हमारे घरों में बड़े बूढ़े कहते थे बेटा राजपाठ राजपाठ राजपाठ। ये राजपाठ कहीं सुना सुना सा लग रहा है। दादियां कहती थी जब राजा रानियों की कहानी सुनाते थे हमको, तो वो क्या कहती थी कि बेटा एक राजा था, एक रानी थी, अब राजा बूढ़ा हो गया तो राजा ने अपना राजपाट छोड़ दिया, यानी वो अपने बेटे को दे गया। तो राजपाट का मतलब क्या होता है? राजपाट का मतलब होता है हमारा प्रशासन, हमारी राज्य व्यवस्था, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी हमारी सरकार जो हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेटिव करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम लाती है, वो सब क्या है? वो प्रशासन है, वो राजपाट है। तो राजपाट से ही मुझे मिला राज्य व्यवस्था। तो चलिए यहां पर डाल देंगे हम एक बार भारतीय राज्य व्यवस्था। आज का लेक्चर इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, आप बेफिक्र रहें। भारतीय राज्य व्यवस्था। चलिए, तो आज इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इतने सॉरी चैप्टर तो डीपीएसपी हमारा, लेकिन टॉपिक की हम बात करते हैं। तो पहले आर्टिकल्स करा देते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स के बाद इस चैप्टर में आपको इतना मजा आने वाला है। आज आप बोलोगे कि वाह सर, क्या मतलब आपने एक्सप्लेन किया तो कितना अच्छे से किया, यही तो मैं चाहता हूं। तो देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में हम कल शायद 44 तक करा चुके थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये आपके लिए खुशखबरी है, हम दिवाली के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक अलग लेक्चर बनाने वाले हैं, जो कि सबसे उम्दा लेक्चर होगा और धांसू लेक्चर होगा वो। यानी उसमें आपको सारा ये पता चलेगा बच्चों कि हमारे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके कितनी कितनी फाइट्स की गई हैं, कितने कितने कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं हमारे, ठीक है, और कैसे कैसे आज तक ये जारी है। आज तक ये शांत नहीं हुई है आग, ये आज भी भारत में हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आग जारी है। और ये कब बुझेगी आग? क्या आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आया कि सर ये जो पॉलिटिकल लड़ाइयां होती हैं, पॉलिटिकल, उसके बाद वो जनता और सरकार के बीच में लड़ाइयां होती हैं, धर्म और धर्मों में टकराव हो जाता है, जातियां आपस में लड़ जाती हैं, सर इसका हल कब निकलेगा हमारे भारत में? आप ये बताएं। तो वहां पे हम ये बताएंगे सारा कुछ, यहां पे नहीं। तो 44 आप सभी ने पढ़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, लेकिन अब हम आर्टिकल 45 की बात करना चाहते हैं, और हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद। तो आर्टिकल 45 ये कहता है, जिसे आगे चल रहे हैं हमने कंटेंट की तरफ, तो आर्टिकल 45 का मतलब है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो डी बच्चों, पहले ये आर्टिकल हमारे 1949 के मूल संविधान में मौजूद नहीं था।
तो सबसे पहला पॉइंट तो हम ये लिख लेते हैं कि इससे बड़ी बात है कि 1949 के, यानी 1949 के 1949 के संविधान में, 1949 के संविधान में अनुच्छेद 45 बिल्कुल नहीं था। अनुच्छेद 45 बिल्कुल नहीं था। अब बोलोगे कि सर जब ये था ही नहीं तो फिर कैसे इसको अरेंज किया गया? देखो मैं बताऊं, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से इसको ज्यादा इफेक्टिव बनाया गया। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि सर ये डीपीएसपी में मौजूद तो था लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं था। तो आप इस लाइन को एक बार हटा दीजिए ताकि चीजें और ज्यादा एक्सप्लेन हो सके आपके लिए। चलिए, तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये आर्टिकल की डेफिनेशन मेरे सामने आती है कि जब, और क्या कहते हैं, राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य का यह प्रयास होगा कि राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे, यानी एज की बात कर रहा हूं मैं, एज की बात कर रहा हूं, तो 6 से लेके 12 वर्ष तक के बच्चे, ठीक है, यानी बच्चे ही होते हैं, लगभग मैच्योर भी नहीं होते। 6 से लेके 12 वर्ष तक का बच्चा कितना होता है, या 14 वर्ष तक कर लें, तो 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यह आर्टिकल 45 कह रहा था। लेकिन जब यह आर्टिकल हमारे सामने आया, मुझे पढ़ने को मिला, जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था ना आर्टिकल को, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा सुंदर लगा। यार ये बहुत अच्छी बात है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को हम फ्री एजुकेशन दे पाएंगे। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि डीपीएसपी तो गैर न्यायोचित है, कल को यदि सरकार, तो पहले लिख लेते हैं कि राज्य का प्रयास होगा कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, और निःशुल्क शिक्षा आप मुझे बताइए, क्या हमारा परीक्षा जंक्शन आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है क्या? इस पर्पस को हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे क्या? आज भी तो परीक्षा जंक्शन एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम आपको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं बिल्कुल। यहां कोई चार्जेस नहीं है। बताइए, अब तक हमने किसी से भी चार्ज लिया? कभी बोला कभी आपसे? कभी नहीं बोला। यानी पूरा कंटेंट आपको फ्री में पहुंचा रहे हैं। समझ गए ना? तो इसका मतलब हमने कोई चार्जेस अब तक लिया ही नहीं है। और आप सभी को पता है कि परीक्षा जंक्शन, और सबसे बड़ी बात, जो हमारा मुफ्त शिक्षा नाम से जो ऐप है, हमारा जो मुफ्त शिक्षा नाम से जो एप्लीकेशन है ना, वो एकेडमिक बच्चों के लिए है। सबसे बड़ी बात देखो, यानी एकेडमिक बच्चों के लिए भी हम मुफ्त एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। तो कुल मिला के यानी सरकार की एम तो हम ही पूरा कर रहे हैं। सरकार भी कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा सरकार नहीं कर रही, सरकार कर रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ हमारी भी, यानी हमारे जिम्मेदार नागरिक के होने की जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसा करें। तो राज्य का प्रयास होगा कि राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे, प्रदान करे, यानी उनको दे। चलिए, तो समझे आप? तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। देखिए, मुझे एक चीज समझ में आई, जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो मैंने ही बड़े गौर से देखा, ठीक है, और मैंने जब इसे गौर से देखा तो मैंने सोचा यार कि डीपीएसपी तो नॉन जस्टिसेबल नेचर का है, भाई डीपीएसपी तो गैर न्यायोचित है, और जब डीपीएसपी गैर न्यायोचित है तो मुझे एक चीज बताइए कि नॉन जस्टिसेबल नेचर का जो भी एलिमेंट होता है, क्या वो कानूनी रूप से बाध्य होता है? क्या नहीं होता, वो तो नैतिक रूप से बाध्य होता है। कानूनी रूप से बाध्यता का मतलब है लीगल कंपल्सन। क्या है? लीगल कंपल्सन, यानी संविधान में कानूनी बाध्यता या लीगल कंपल्सन उसको कहते हैं जो सरकार को चाहते या ना चाहते हुए भी वो चीज लागू करनी पड़ती है, उसे कहते हैं लीगल कंपल्सन। लेकिन एक होता है मोरल कंपल्सन। मोरल कंपल्सन का मतलब होता है आप चाहे करो चाहे ना करो, यानी सरकार के चाहने या ना चाहने पर ही पूरी बात निर्भर होती है, इसे बोलते हैं मोरल कंपल्सन।
और एक होता है लीगल कंपल्सन। जैसे कि आपके घर में आपके पिताजी बोलते हैं कि रात के 9 बजे से पहले घर में एंट्री हो जानी चाहिए, मुझे किसी भी तरीके की कोई कंप्लेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके पिताजी ने आपसे बोल दिया, तो ये अब मोरल कंपल्सन नहीं है, ये लीगल कंपल्सन है। आपके घर का ये कानून है कि 9 बजे बाद घर से कोई भी मेंबर बाहर नहीं रहेगा। लेकिन मोरल कंपल्सन क्या है? जैसे कि आप पिकनिक पे जा रहे हैं, आपने बोला कि पापा मैं पिकनिक पर जा रहा हूं दोस्तों के साथ, मुझे 4 दिन लग जाएंगे, और मान लो गलती से ये हुआ, गलती नहीं, आपको अच्छा लगा वो प्लेस, तो आपने एक दिन एक्सटेंड और कर दिया। आपने बोला कि मैं एक दिन, यार कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन और एक्सटेंड कर देते, घूम लेंगे, मैं पापा को बोल दूंगा। तो आपने फोन करके बोला कि पिताजी हम एक दिन और यहाँ पर स्टे करेंगे और घूमेंगे अब इस प्लेस को, तो प्लीज इजाजत दे दीजिए। तो ये होता है मोरल कंपल्सन। जब आप कहीं बाहर जाते हो, बोल कर जाते हो, तो आना ना आना आपके हाथ में है, लेकिन आप इसे इन्फॉर्म कर दो एक बार। लेकिन लीगल कंपल्सन है कि आप यदि शहर के अंदर हो, तो शहर के अंदर आप किसी के नहीं रहोगे, यानी 9 बजे से पहले घर के अंदर प्रवेश करना जरूरी है। आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं हो। तो कुल मिला के मुझे समझ में आ गया। तो यहां पर भी एक विवाद हुआ। यहां पर क्या विवाद होता है, देखिए यहां पर एक मैटर होता है, और मैटर क्या होता है एक बार देख लेते हैं। विवाद ये हुआ, मैटर ये हुआ कि एक्चुअली में जब संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 45, तो हमारा संविधान का अनुच्छेद 45 ये कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे दो। लेकिन अब बेचारे बच्चे जो हैं, बेचारी हमारी जनता, वो क्या करे? क्योंकि डीपीएसपी में आता है 45, और डीपीएसपी कैसा है? नॉन जस्टिसेबल है। और जब डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, तो बेचारी जनता केवल सरकार की चाहत और ना चाहत पर टिकी है, क्योंकि सरकार चाहेगी तो करेगी, नहीं चाहेगी तो वो नहीं करेगी। अब ऐसा क्या करें? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस अनुच्छेद 45 को यहां तो रहने ही दिया, लेकिन इसको संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21A में लाकर रख दिया और कहा कि आज से यह फंडामेंटल राइट भी है, यानी हमारे संविधान का मूल अधिकार भी है। और मूल अधिकार हमारे भारतीय संविधान का एक लीगल कंपल्सन है, जबकि डीपीएसपी हमारे संविधान का एक मोरल कंपल्सन है, इसे बोलते हैं नैतिक बाध्यता। इसका मतलब विवाद यह हुआ कि संविधान के भाग 4 में रहने के कारण, संविधान के भाग 4 में होने के कारण, होने के कारण होने के कारण यह गैर न्यायोचित प्रकृति का था। यह गैर न्यायोचित प्रकृति का था, गैर न्यायोचित प्रकृति का था। लेकिन गैर न्यायोचित प्रकृति का था, यानी सरकार की चाहत और सरकार की ना चाहत पर क्या डिपेंड था? आर्टिकल था। वो चाहे तो फ्री एजुकेशन दे, नहीं चाहे तो मत दे, जनता तो कोर्ट में जा ही नहीं सकती है। हाँ, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से इसे भाग 4 के साथ संविधान के भाग 3 में भी शामिल कर दिया। के साथ भाग 3 में भी अनुच्छेद 21A में क्या कर दिया? शामिल कर दिया। यानी कुल मिला के मुझे बात समझ में आ गई है कि मैं क्या कहना चाहूं। अब मुझे बताइए कि आर्टिकल 45 जो है ये दो तरीके से काम कर रहा है। एक तो काम कर रहा है मोरल कंपल्सन पे, यानी नैतिक बाध्यता पे काम कर रहा है, और एक ये काम कर रहा है आज लीगल कंपल्सन पे, यानी
ये काम कर रहा है कानूनी बाध्यता पे भी काम कर रहा है। और कानूनी बाध्यता कहां मिलेगी इसको? कानूनी बाध्यता मिलेगी इसको हमारे आर्टिकल 21A की तरफ। और 21A आर्टिकल को क्या 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 कहा जाता है? इसे कहते हैं राइट टू एजुकेशन। सभी को पता है कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिनियम है आपका? ये अधिनियम है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। और ये संविधान के भाग 3 में आता है। ये संविधान के भाग 3 में आता है। और सबसे बड़ी बात, मोरल कंपल्सन का मतलब है कि ये आर्टिकल 45 में आता है। सरकार चाहे तो लागू करेगी, नहीं तो नहीं लागू करेगी। लेकिन अब यह सवाल नहीं उठता है, क्योंकि ये हमारे संविधान के भाग 3 में आ गया है। अब सरकार चाहे और या ना चाहे 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को सरकारी स्कूलों में फ्री एजुकेशन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो शिक्षा का अधिकार हो गया। और आपको पता है कि एक एक्ट काम करता है हमारे पास, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आरटीई 2009 कहा जाता है। तो आप सभी भलीभांति सहमत हो गए इस चीज से? बहुत अच्छे। तो ये है हमारा पूरा फ्लो चार्ट, जिसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन ये नैतिक बाध्यता है, और नैतिक बाध्यता आप सभी को पता ये आती है संविधान के भाग 4 में। इसमें आती है, ये 4 में आती है। तो समझ गए ना? अब कोई चिंता की बात तो नहीं है यहाँ, या अब भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, मुंह बना के बैठे हो, आंखें भी ऊपर नीचे हो रही हो तुम्हारी, शायद ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि एक्सप्रेशंस देखो, जब हम ऑफलाइन बैच में होते हैं तो जब जिसको समझ में नहीं आता है, तो लड़कियों के एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि लड़कियां, जब लड़की, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस में किसी की हिम्मत नहीं होती है, कुछ लोगों की होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो हाथ भी हैंड रेज नहीं कर रहे। तो लड़कियों का एक पहचान है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है मैं उनको कैसे पहचानता हूं, तो आंखें इधर उधर करने लग जाती हैं, सबसे बड़ी बात। और लड़के का एक्सप्रेशन होता है कि वो दूसरे लड़के से पूछने लग जाता है, जबकि लड़कियां कभी भी नहीं पूछती। लड़कियों का एक्सप्रेशन होता है वो देखेंगी तो गौर से, लेकिन कैसे उनका एक्सप्रेशन होता है कि वो अपनी आंखों को घुमाने लग जाती। यानी कुल मिला के स्टूडेंट के शकल पर, के फेस पर यह दिख जाता है कि इस बच्चे को, मुझे इतना अनुभव तो हो गया है कि मैं किसी बच्चे को उठ खड़ा करके ये पूछ सकता हूं कि आपको समझ में नहीं आ रहा था, राइट? तो वो बोलेगा हाँ यही हो रहा था। हाँ, खैर, तो इस मिला के फ्लो चार्ट आपके सामने आ चुका है। विवाद मैंने बता दिया था, लेकिन अब इस विवाद के ऊपर थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हम आर्टिकल 46 की तरफ चलते हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, आर्टिकल 46। देखिए, सभी डालेंगे अनुच्छेद या आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा है? 46। और 46 आर्टिकल कैसे काम करेगा इसको भी जरा देखो। ये कह रहा है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि राज्य की जिम्मेदारी है, और राज्य अपनी जिम्मेदारी को निभाता है या नहीं निभाता है, वो राज्य पर छोड़ दो। तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, वो राज्य पर छोड़ दो। लेकिन आप बोलोगे सर राज्य पे तो हमने क्या क्या नहीं छोड़ रखा, लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा, हो तो कुछ भी नहीं रहा। लेकिन देखो, सरकार अपने स्तर पर काम करती है। आप सभी को पता है हमारे भारत में, हमारे भारत की डेमोक्रेसी में केवल आपके पास, यानी जिसमें मैं भी शामिल हूं, आपके पास केवल एक ही पावर है, और वो पावर है केवल राइट टू वोट करने की। क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या? यानी आपको केवल मतदान करने का अधिकार है, राइट टू वोट, जो आप आर्टिकल 326 पढ़ते हो, ठीक है, अनुच्छेद में पढ़ते हो 326, आर्टिकल 326, क्योंकि 324 में इलेक्शन कमीशन आता है। समझ गए ना? अब 326 के तहत जब आप किसी भी कैंडिडेट को वोट डालने जाते हो, तो वो आपका एक लास्ट पावर होती है,
और लोकतंत्र में कहा जाता है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में है। सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में है। लेकिन किसी ने गौर किया कि हमारे भारत में एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी काम करती है। कौन सी? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है, जैसे मैं पहले बता भी चुका हूं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हमारे भारत में एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें सर्वोच्च शक्ति तो जनता के हाथों में होगी, लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही करेगा। यानी सबसे सबसे बड़ी सत्ता, सबसे बड़ी पावर तो जनता के हाथों में होती है, बट लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल कभी आप नहीं कर सकते। यानी आपके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, यानी इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी हु कैंडिडेट इलेक्टेड बाय द पीपल, उसको वही लोग करेंगे जो आपने चुने हैं। यानी आपको पता है स्विट्जरलैंड कैसा देश है? स्विट्जरलैंड एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और स्विट्जरलैंड डेमोक्रेटिक कंट्री कैसी है? वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम करती है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो भी वहां पर कानून बनेगा वो जनता की सहमति से बनता है। यानी स्विट्जरलैंड की सरकार वहां की जनता से वहां की जनता से बिना पूछे कोई भी कानून नहीं बनाएगी। लेकिन भारत में क्या है? भारत में जस्ट इसका उल्टा है। क्योंकि भारत में जनता से पूछा नहीं जाता कि आपको यह कानून पसंद है या नहीं पसंद। यानी सरकार चाहती है, हाँ सरकार यह देख लेती है कि कितने लोगों का रेशो इसमें समर्थन में है और कितने लोगों का रेशो आज समर्थन में नहीं है। जितने ज्यादा लोगों का समर्थन होता है उस कानून पर, वो कानून सरकार के द्वारा लागू कर दिया जाता है। ठीक है। और हाँ, यदि ज्यादा लोगों का समर्थन ऐसा है कि इसे लागू नहीं होने दिया जाए, जैसे कि 3 कृषि कानून, जो 3 एग्रीकल्चर लॉ आए थे, फार्मिंग लॉ आए थे, 3 किसान कानून आए थे, तो तीनों मोदी सरकार को निरस्त करने पड़े। क्यों करने पड़े? क्योंकि हमारे भारत में प्रोटेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा उग्रवादी बढ़ गए थे। और वहां पर मैं आपको बता दूं, उन किसानों में, देखो किसान थे मैं मानता हूं, लेकिन हमारे भारत का इतिहास रहा है कि क्रांतियों से, प्रोटेस्टों से, इन आंदोलनों से देश के विभाजन की भी नौबत आ गई है। अब मुझे बताइए, ऐसे कोई भी भारत में ऐसा कोई आंदोलन रहा हो जिससे उग्रवादी पंथ नहीं निकले हो? आप आजादी से पहले और आजादी के बाद दोनों को मिला के कह, हमेशा याद रखना, जब भी कोई उपद्रव भारत में होता है तो कोई ना कोई दल या कोई ना कोई व्यक्ति मौका परस्त आदमी होता। मैं किसान कानून का आलोचना नहीं करता, मैं किसानों का पूरा समर्थन करता हूं, उनके मैं साथ हूं। उनकी डिमांड जो भी थी वो अच्छी थी, बुरी थी, मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैंने कृषि कानून को पढ़ा उतना मैंने उसको समर्थन किया, क्योंकि वास्तव में कृषि कानून बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था सच में। क्योंकि मैंने इसको पढ़ा, पूरे तरीके से डीप महसूस किया। पूरे भारत में मैंने केरल की एमएसपी को भी देखा जब मैंने कृषि कानून को पढ़ा। लेकिन वही वाली बात है कि सरकार तो बहुत कुछ करती है, कुछ जनता चाहती है, कुछ नहीं। तो खैर आर्टिकल 40 की तरफ चलते हैं। तो लेकिन सरकार का यह प्रयास होगा, सरकार का यह प्रयास है, या प्रयास मतलब कर्तव्य कह दो, कि सरकार का यह प्रयास और कर्तव्य होगा कि सरकार का यह प्रयास और कर्तव्य होगा कि सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति, यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक प्रोत्साहन को, सामाजिक एवं आर्थिक प्रोत्साहन, आर्थिक प्रोत्साहन को बढ़ावा देगी, एवं शोषण से सुरक्षा करेगी, एवं शोषण से सुरक्षा करेगी।
यानी कुल मिला के ये कहना चाह रहा है बच्चों कि सरकार का ये प्रयास होगा कि सरकार शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में आने वाले, इस कैटेगरी में आने वाले जितने भी लोग हैं, क्योंकि आपको पता है आज के हमारे भारत में यदि मैं दलित समुदाय की बात करता हूं तो दलित समुदाय जो एक्चुअली में दलित हैं, जो शोषण से ग्रस्त हैं आज, जिनका एक्सप्लॉइटेशन भारी मात्रा में हो रहा है किसी ना किसी तरीके से, किसी के साथ आर्थिक शोषण हो रहा है तो किसी के साथ राजनीतिक शोषण हो रहा है तो किसी के साथ सामाजिक शोषण हो रहा है। आज हमारे भारत में ऐसा कोई भी ऐसा दलित नहीं होगा जिसके साथ किसी भी प्रकार का एक शोषण नहीं हो रहा। ये हकीकत है। आज आप कहीं भी देख लो, यदि मैं तमिलनाडु के बालीगोंडापुरम गांव की बात करता हूं तो वहां पर एक दलित व्यक्ति से इसलिए पानी मना, कुएं से पानी भरने के लिए मना कर दिया गया क्योंकि बिकॉज वो दलित था। तो ये गलत है हमारा, तो ये हमारी आइडियोलॉजी है, ये गलत है। क्योंकि आज भी हमारे भारत में कई एससी और एसटी कम्युनिटी में आने वाले ऐसी कई जातियां, उपजातियां हैं जो आज शोषण से घिरी हुई हैं। आप अपने चारों तरफ देख लेते हो, उसे पूरा भारत समझ लेते हो, इसमें आपका ही गलतफहमी है, इसमें भारत की गलतफहमी नहीं है कोई। यानी आपने अपनी सोसाइटी में 4-5 घर देख लिए, 4-5 घरों को देख के बोला अरे यार कितना तो पैसा है इनके पास। तो ऐसे नहीं होता बच्चों। यानी आपकी सोसाइटी में लगभग से लगभग मान लो 500 घर होंगे, बड़ी कॉलोनी है तो 1000 मान लेते हैं यार, 1000 घर होंगे ना। अब 1000 घरों में से आपने 600 ऐसे लोग देखे जो दलित हैं लेकिन फिर भी अच्छी स्थिति में रह रहे हैं, उनका अच्छा घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, मान लो आईएएस भी अधिकारी भी हैं तो दलित तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरे भारत की स्थिति को जान लिया, बल्कि आज आपने छत्तीसगढ़ में नक्सल को देखा है क्या कभी? झारखंड की तरफ जाइए, छत्तीसगढ़ की तरफ जाइए, उड़ीसा की तरफ जाइए, पश्चिम बंगाल जाइए भाई, एमपी में जाइए, वहां देखिए जंगलों में लोग आज भी लकड़ियों से रोटी सेक रहे हैं। तो क्या उनको भूल गए यार? लोग उनको शहर में इसलिए नहीं आने देते, उनको शहरों में नौकरी इसलिए नहीं मिलती बिकॉज वो दलित हैं, वो पिछड़ी जाति से। तो उनके साथ तो गलत ही हो रहा है ना एक्चुअली में। इसलिए यानी आज अपने आसपास की स्थिति को देख के किसी भी फैसले के अंतकाम पर मत पहुंच जाइए। उसको गौर करिए कि आज मेरी कॉलोनी में 500 घर हैं और मान लो 250 घर ऐसे हैं जो अच्छी स्थिति में हैं और 250 घर ऐसे हैं जो ठीक ठाक स्थिति में हैं। लेकिन आज भी हमारे भारत में ऐसी एससी और एसटी कम्युनिटी में आने वाले ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो आज भी के शिकार हैं, जिनका सवर्ण वर्ग के लोग, जिनका शोषण भरपूर तरीके से, जिनको कहते ना हमारे घरों में बड़े बूढ़े जब महिलाएं कहती थी कि छेक दिया, छेक दिया का मतलब होता है उसको मौका ही नहीं दिया। यही तो कहानी समझ में नहीं आती आज। इसलिए सरकार क्या करती है, इनको एक्सप्लॉइटेशन से बचाती है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ओके, तो सरकार ये एफर्ट करती है, सरकार ये ड्यूटी अपनी निभाती है कि वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को सामाजिक और आर्थिक यानी सोशली और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से अप्रिशिएट करे, समझे, उसके बाद बढ़ावा देगी, उनको अप्रिशिएट करेगी और एक्सप्लॉइटेशन से बचाएगी। तो कुल मिला के आपको समझ में आ जाए। आज हमारे दलित की बात करें तो दलित आज वो पता है हमारे दलितों के साथ 3 तरीके से शोषण होता है। कैसे होता है? 3 तरीकों से। यदि दलितों के साथ हम बात करते हैं तो 3 तरीकों से शोषण हो सकता है। पहला हो सकता है सामाजिक शोषण, और सामाजिक शोषण का मतलब होता है कि धर्म, जाति, लिंग, वेशभूषा, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव हो रहा है। यानी तुमने एक व्यक्ति से नाम पूछा, उसने नाम बताया, अच्छा दलित हो, भेदभाव। ये कुल मिला के क्या हो रहा है? और दलितों में आज ऐसी कम्युनिटी है जिनकी महिलाओं की तो पुरुषों से ज्यादा बदतर स्थिति है भाई। हमारे नॉर्मल लोगों नॉर्मल कम्युनिटी की बात करें, एक ऊंचे स्तर की बात करें, वहां महिलाओं को इतनी आजादी तक नहीं है। अब सोचो दलितों में की महिलाओं को कितनी आजादी होगी भाई इस बात पे तो। और कुछ लोग तो इस बात पे उग्रवादी हो जाते हैं कि दलितों को आरक्षण मिल रहा है, दलितों को ये मिल रहा है। अरे भाई आप एक बार सोचिए ना उनको कि क्यों मिल रहा है। यानी एक कहावत है कि 3000 सालों से 3000 सालों से जब दलितों का शोषण हो रहा था, दलितों का शोषण हो रहा था, तब दलितों ने उफ तक नहीं किया था। लेकिन आज 70-80 सालों से
जब दलितों को रिजर्वेशन मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, लेकिन आरक्षण मिल रहा है तो कई लोगों की आग लगी है। ये गलत है। हाँ, मैं इस बात का समर्थन जरूर करता हूं कि कुछ दलित ऐसे हैं जिनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो वास्तव में अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST में सब क्लासिफिकेशन किया था, वो बिल्कुल सही फैसला है सरकार का, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का। क्योंकि हाँ, ऐसी पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। क्योंकि आरक्षण का कोई भी नुकसान या कोई फायदा तो जरूर देखना चाहिए कि कहां आरक्षण का नुकसान हो रहा है और कहां आरक्षण का फायदा हो रहा है। ऐसे नहीं है कि जिनको लाभ मिल रहा है उन्हीं को लाभ मिलता चला जाए, मैं इस बात का भी समर्थन नहीं करता। जिनको लाभ बिल्कुल नहीं मिल रहा है उनको बिल्कुल ना मिले, मैं इस बात का भी समर्थन नहीं करता। समझे ना? मैं इतना सा है, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आरक्षण की सब क्लासिफिकेशन कैटेगरी का करता हूं। और ये होना भी चाहिए था कि आज हमारे भारत में ऐसी कई जातियां हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो आज भी उनको लाभ नहीं पहुंच रहा है। सरकार और न्यायालय से मेरी अपील है कि प्लीज उनको लाभ पहुंचाइए, उनको बड़े स्तर तक लाइए और उनको सरकारी नौकरियों में और हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन दीजिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आगे। 40 हो गया आपका, अब आते हैं 47 की तरफ। तो आर्टिकल 47 की तरफ हम चलते हैं बच्चों। तो 47 ये कहता है कि नशीले पदार्थ, अरे वाह, आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि नशीले पदार्थ। आर्टिकल 47 कह रहा है, हाँ मैं ये समझा रहा था आपको, सॉरी, दलितों के साथ 3 तरीके से शोषण हो सकता है। सामाजिक शोषण, दूसरा आता है आर्थिक शोषण, और तीसरा आता है राजनीतिक शोषण। अरे आज तो सोच बदल लो, हमारे भारत की राष्ट्रपति एक दलित महिला है भाई साहब, द्रौपदी मुर्मू। पता है आपको, रामनाथ कोविंद, इस इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो भी दलित थे और ये भी दलित हैं। यानी हमारे भारत की पहली महिला दलित राष्ट्रपति, आदिवासी, ये आदिवासी कह सकता हूं, दलित से भी मतलब बहुत निचली जाति से आती, द्रौपदी मुर्मू। इतना बड़ा भारत का एक गर्वान्वित एक चेहरा है हमारे लिए कि नरेंद्र मोदी जी ने केवल उनका ही चयन किया और ये प्रूफ कर दिया कि हमारी सरकार किसी भी तरीके का भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता सुन लीजिए। तो ये था 3 तरीके शोषण होता है। उसके बाद आर्टिकल 47 की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि 47 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, ये तो है इंपॉर्टेंट है। इनको 47 को मैं कितना भी पढ़ा दूं, करना तुम्हें वही है जो तुम्हारी मन की है, कितना भी पढ़ा दूं, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को करना वही है जो उनको करना चाहिए, क्योंकि नहीं करना चाहिए तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कहीं का तो कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो केवल यही चीज तो देख रहे हैं। अब देखो कैसे देख रहे हैं, एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो राज्य का ये प्रयास है भाई साहब, और राज्य का ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि राज्य नशीले पदार्थ, महात्मा गांधी जी पूरे समर्थन में थे इसकी भाई साहब, ये गांधीवादी आइडियोलॉजी पर आधारित है। गांधी जी हमेशा चाहते थे ऐसी चीजों को बंद करवाओ, क्योंकि गांधी जी नशे के समर्थन में बिल्कुल नहीं थे। वो कहते थे कि नशीली दवाओं एवं मादक पदार्थों जैसे शराब, धूम्रपान, जैसे शराब, सिगरेट, बीड़ी और ड्रग्स, ऐसे और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोका जा सके। राज्य तो ये प्रयास कर सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं जैसे कि इसमें भी कई सारे फैक्ट हैं। देखें, राज्य का ये कर्तव्य है, राज्य का ये कर्तव्य है कि, राज्य का ड्यूटी है कि राज्य नशीली दवाओं, नशीली दवाओं एवं मादक पदार्थों एवं मादक पदार्थों एवं मादक पदार्थों जैसे, मादक पदार्थों जैसे शराब,
शराब, सिगरेट, समझे, ड्रग्स, ड्रग्स मतलब नशीली दवाओं में आता है, ड्रग्स और बीड़ी जैसे पदार्थों की बिक्री को, पदार्थों की बिक्री यानी उसकी सेल को, बिक्री को विनियमित करे, रेगुलेट करे, विनियमित करे, रेगुलेट करे। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राज्य का यह प्रयास होता है आर्टिकल 47 में कि नशीली दवाओं यानी जो हमारे जो नशे की दवाई होती है, ड्रग्स है, अफीम है, चरस है, गांजा है और इंजेक्शंस हुए। आप देखते हैं फिल्मों में यार, तो कौन सी फिल्म आई थी वो, कबीर सिंह, कबीर सिंह की फिल्म में क्या हो रहा था, आपने देखा नहीं? कबीर सिंह की फिल्म में आप सभी ने देखा, सारा यूथ देख रहा था और भाई साहब मूवी में बड़ा ही धमाल हो गया। धमाल क्यों हो गया? क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, पता नहीं युवा क्यों अट्रैक्ट हो जाता है, मुझे समझ में ये नहीं आता। मतलब इंजेक्शन, मतलब उसने इंजेक्शन, जैसे मैं भी गया था, ऐसी बात नहीं, मैं भी शामिल हूँ मूवी देखने में। जब मैं गया था मूवी देखने तो मैंने सोचा ट्रेलर बहुत अच्छा है, चलते हैं एक बार देखने। और ये एक्चुअली में साउथ का रीमेक था, साउथ की मूवी थी पहले, फिर ये एक्चुअली बॉलीवुड में रीमेक। तो मैं देख रहा था मूवी को और मूवी देखते देखते मुझे एहसास हुआ कि जैसे उसमें बताया गया है, जब एक्टर जो रोल थे, रोलिंग एक्टर जब उसमें अपने हाथों में इंजेक्शंस पुट करते हैं, पुश करते हैं, तो पूरा वो एकदम नशा, जैसे ड्रग्स होता है तो पूरा नशा, ठीक है, तो ऐसा कुछ था, ठीक है। 2 दिन तक होश ही नहीं था, 2 दिन तक होश कहाँ रहेगा भाई, इतना बुरा नशा है, 2 दिन तक होश ही नहीं था। जैसे ही उसने इंजेक्शन लगाया पूरा सिनेमा हॉल हू हू करने लगा। सोच रहे हो ये क्या है? मैं वहां बैठे बैठे पूरी साइकोलॉजी समझ गया सिनेमा हॉल की। कुछ थे 10-20%, मैं समझ गया, मैं पक्के उन्हीं इसी कैटेगरी में से हैं लोग तो पीछे हू कर रहे हैं ना ये सिनेमा हॉल में बैठकर। जैसे ही एक्टर ने इंजेक्शन लगाया ना वैसे ही हू करने लग गए। मैं लगा भाई वही वही के उसी कैटेगरी के लोग हैं जो पीछे हू कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हमारे जो देश में ऐसी मूवियां बन रही हैं उनका युवाओं को भारी समर्थन मिल रहा है। इसलिए ऐसी मूवियों को देख देख कर युवा पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है नशे की तरफ। और नशे की लत में पूरी तरह बर्बाद हो चुका। देखो मैं आपको बता दूं, हकीकत बता दूं, ओशो की विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हूं। ओशो को मैं कई हद तक मानता हूं और मानता रहूंगा। ओशो कहते हैं कि नशा बुरी बात नहीं है, आप शराब पीजिए, आप सिगरेट पीजिए, आप कुछ भी पीजिए, मैं ओशो की बात कर रहा हूं। नशा बुरी बात नहीं है, लेकिन नशे को उसकी लत लगा देना, नशे को उसकी लत लगा देना ही सबसे बुरी बात। यानी जब जब इंसान को नशे की लत लगी है, इंसान ने अपने आप को खत्म, क्योंकि इंसान के लिए नशा बनाया है। मैं मानता हूं कि दुनिया में जो चीज बनी है वो किन्हीं किसी उद्देश्य के लिए, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी चीज हमारे पृथ्वी मंडल में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। लेकिन नशे को नशे की तरह इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर रहे। लेकिन नशे को लत बना लें, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, जो लोग नहीं करते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी करिए, जो लोग नहीं करते हैं ठीक है, लेकिन जो आज नशे की लत में हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, छोड़ना नहीं है लेकिन नशे की लत को बदल दें। ये लत इंसान को खत्म करती है, इसे कहते हैं धीमा जहर। और धीमे जहर से ज्यादा मैं इसे मीठा जहर कहना चाहता हूं। इसलिए सरकार तो कभी ऐसा प्रयास नहीं करेगी, मैं आपको हकीकत बता दूं। लेकिन आज बिहार में आप सभी को पता है, बिहार में दारू जो है, शराब जो है वो बंद है, बिल्कुल शराब की एंट्री बंद है, लेकिन फिर भी शराब बिक रही है। शायद आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं क्यों ही ज़्यादा सच्चाई खोलूँ किसी की। तो शराब बिक रही है वहाँ पर, कड़ाई से बिक रही है, लोग पी रहे हैं। बिहार में मजदूर वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, उनको तो रात में चाहिए चाहिए, क्योंकि जब तक रात में मिलेगी नहीं तो सुबह काम कैसे होगा, ऐसे लोग। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य की सबसे बड़ी कमाई नशीली दवाओं से होती है। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, ये अपवाद ये कहना चाहता है, अपवाद देखें, इसमें अपवाद ये कहता है कि वे नशीली दवाएं, यानी राज्य केवल नशीली दवाओं का प्रयोग जैसे ड्रग्स का प्रयोग
केवल चिकित्सा हेतु दवाइयों में ही करेगा, बस इतना है। यानी नशीली दवाओं को लेकर, जैसे मैं बात करता हूं ड्रग्स की, ठीक है, ये ड्रग्स ले सकते हैं इसमें, तो ये एक ऐसी दवा है जिसका प्रयोग मेडिकल में भी किया जाता है। किसमें? मेडिकल ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। तो इसका प्रयोग ये ऐसे ड्रग्स है, जैसे ड्रग्स हुआ, इसका प्रयोग किसमें कर सकते हैं हम? मेडिकल में। ये किया जाता है ना, जब ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है किसी भी तरीका की, जब ब्रेन सर्जरी, कुछ कोई भी प्रकार का ऑपरेशन होता है, जब डॉक्टर चीर फाड़ करता है तो वो आपकी आंखों के सामने तो करेगा नहीं। वो क्या करता है? एक इंजेक्शन भर के लाता है, तुरंत आपके यहाँ पे या इस तुरंत पुश करता है, आपके सीधे बिल्कुल अटैक करती है यहाँ पर, और सीधे आपको विद इन 10 सेकंड के अंदर आपको होश भी नहीं होता कि वो डॉक्टर आपके शरीर क्या करता है। जब डॉक्टर पेट का ऑपरेशन करता है तो पेट को फाड़ेगा, सीधी बात है। पेट को फाड़ने के लिए आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपनी लाइव आंखों से देख पाए वो चीज। आप मर जाओगे भाई साहब, मर जाओगे यदि आपने लाइव आंखों से अपना ऑपरेशन देख लिया तो। इसलिए डॉक्टर आपको ड्रग्स जैसे मॉर्फिन क्या देता है? मॉर्फिन। मेडिकल में आज सबसे बड़ा जो ड्रग्स इस्तेमाल होता है वो है मॉर्फिन। आज हमारे मेडिकल में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो मॉर्फिन है। क्या है? मॉर्फिन। क्या कह रहा है ये? कलर कह रहा है क्या? कलर कर देते हैं। बहुत अच्छे। तो ये क्या है? मॉर्फिन। आज हमारे मेडिकल में जो भी इस्तेमाल हो रहा है ये सब मॉर्फिन है। मॉर्फिन एकदम क्या करता है? ठंडक पहुंचाता है, क्योंकि बिकॉज मैं भी सर्जरी से गुजर चुका हूं इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, मैं लेता वेता नहीं हूं भाई, ये मत सोच लेना कहीं तुम। हाँ, तो दूर है हमसे, भगवान करे इनसे दूरी रहे हमेशा, और दूर है इनसे। बहुत अच्छे। चलो, जितना बचा जा सके बचिएगा। सरकार, आपको पता है हमारे कोविड में, यानी कोविड-19 में सभी को पता है कि हमारे यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने कितनी कमाई की थी इनकी। उत्तर प्रदेश ने कोविड में जब शराब के ठेके खोल दिए गए थे तो पहले दिन शराब के ठेके जब खुले थे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ, तो पता है उत्तर प्रदेश की पहले दिन की कमाई कितनी थी? 300 करोड़। कितनी? 300 करोड़ रुपए की। भाई साहब, जो लोग कहते थे ना कि कोविड में पैसा नहीं है हमारे पास, कोविड में मर रहे हैं हम, महंगाई है, भाई साहब जो लोग, ये लोग बोल रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे बैंक के अकाउंट खत्म हो गए हैं, सरकार कब तक खोलेगी, सरकार कब तक रोजगार लाएगी, भैया ये पैसा कहां से आया? उत्तर प्रदेश में 300 करोड़ की एक दिन की कमाई है शराब की। ये पैसा कहां से आया है? कोई खेती कर रहे थे पैसों की, या पेड़ के पत्तियों के रूप में लटक रहे थे पैसे आपके? कहां थे ये पैसे? कहां से निकले? जब शराब पीने का टाइम आया तो फिर पैसे कहां से आ गए यूपी में? 300 करोड़, और ये जनता की जेब से निकला गया पैसा है। खैर कोई नहीं, तुमने हकीकत बतानी थी और हकीकत बता दी आपको। चलिए, तो राज्य का प्रयास समझ गए। चलिए, यानी राज्य सरकार चाहे तो शराब के ठेकों को बंद कर सकती है। इस पे आप ये नहीं बोल सकते कि भैया नहीं, मेरा तो अधिकार है व्यापार और विवृत्ति करने का। गलती से भी इसको संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी की तरफ मत डाल देना। आपसे मेरी प्रार्थना है, हमेशा आपसे मेरी प्रार्थना है, कतई मत डाल देना। यूं मत कह देना सर 19(1) जी है, मैं तो व्यापार करूंगा, मैं तो अपना धंधा करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे भाई, कोई नहीं रोक सकता, मानता हूं मैं, लेकिन शराब के धंधे को कहना, शराब का धंधा होना, या फिर किसी भी महिला के साथ देह व्यापार करना, ये व्यापार में नहीं आते। शराब का धंधा हुआ, नशीली दवाओं का धंधा हुआ, या फिर देह व्यापार करना, ठीक है, महिलाओं को और बुजुर्गों को खरीदना और बेचना, ये व्यापार में नहीं आते। तो इसलिए शराब का धंधा भी एक व्यापार नहीं हो सकता। इसलिए सरकार जब चाहे आर्टिकल 47 के अकॉर्डिंग नशीली दवाओं, केवल मेडिकल ट्रीटमेंट को छोड़कर बाकी सब पर बैन लगा सकती है। आर्टिकल 48 की तरफ चलते हैं फटाफट से। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अब देखिए, अनुच्छेद 48 ये कहता है कि सरकार ये प्रयास करेगी, प्रयास नहीं, ये तो अब एक्ट भी बन चुका है,
ये तो एक्ट भी है। और एक्ट क्या है? जैसे पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण में समृद्धि तथा वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करेगी। तो आर्टिकल 48 में डायरेक्ट लिख लीजिए आप, पर्यावरण की समृद्धि, पर्यावरण की समृद्धि एवं पर्यावरण की समृद्धि एवं वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना। बस शॉर्ट में लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण की समृद्धि एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना, यह सरकार का प्रयास रहता है। और आपको पता है कि आज हमारे भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 काम करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 काम करता है। उसके बाद आज हमारे भारत में वन एवं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 काम करता है। इसे कहते हैं वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम। तो ये कौन सा काम करता है? 1972 काम करता है। तो आज हमारे भारत में जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट की हम बात कर लेते हैं, तो टाइगर प्रोजेक्ट इसी का हिस्सा है। ओके, तो टाइगर प्रोजेक्ट क्या है? इसी का ही हिस्सा है। ओके, चलिए, तो बहुत अच्छे, आप समझ गए। उसके बाद आर्टिकल 49 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 49 ये कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा, या राज्य का ये ड्यूटी होगा, या राज्य का ये प्रयास होगा कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारक यानी नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स, यानी राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, यानी नेशनल मॉन्यूमेंट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जैसे कि आप दिल्ली से हैं तो लाल किला, क्या है? लाल किला है। आगरा में तो ताजमहल है, ठीक है। और दिल्ली में और बात करें, कुतुब मीनार, लाल किला जैसे, और कई सारे मंदिर भी हो सकते हैं इसमें, प्राचीन मंदिर हुए, ठीक है। यानी ऐसी ऐसी कई सारी चीजों को, जैसे कि आप जयपुर से हैं तो आपने देखा होगा नाहरगढ़ का किला, ठीक है, अजायब घर, चिड़ियाघर, यानी राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के जितने भी चिन्ह हैं, उनका संरक्षण करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और सरकार चाहे तो वहां पर, आप सभी को बताया, जब आप कहीं भी म्यूजियम में जाते होंगे तो म्यूजियम में लिखा होता होगा कि किसी भी वस्तु को छूना मना है, अर्थात छुआ तो पेनल्टी दर्ज कराइए, यानी 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग होती। तो कुल मिला के कहना चाह रहा है कि सरकार का यह प्रयास होता है, सरकार का यह प्रयास होता है, सरकार का यह प्रयास होता है कि सरकार राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, नेशनल मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय सरकार राष्ट्रीय महत्व के राष्ट्रीय स्मारक, जैसे जैसे क्या? जैसे वन, जैसे वन हो सकते हैं, वन हुए, जैसे अजायब घर, जैसे अजायब घर हो गया, म्यूजियम हो गया आपका, ठीक है, जैसे वन है, अजायब घर है, और क्या हो सकता है? दुर्ग, यानी फोर्ट हो सकता है आपका, कोई फोर्ट है, कोई म्यूजियम है, फॉरेस्ट है, ये सारे हैं। आप इसमें म्यूजियम भी लिख सकते हैं, म्यूजियम है, या फिर फॉरेस्ट है, या फोर्ट है, समझ गए? चलिए, या कोई लेक हो सकती है, ऐसी बात में नहीं है, लेक है, इसे हम झील भी कह सकते हैं। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं सारे, ठीक है, या फिर कोई महल हो सकता है। चलिए, तो ये आपके राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, इनकी सुरक्षा करती है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, राष्ट्रीय स्मारकों का संवर्धन एवं संरक्षण करना, यानी उन्हें प्रोटेक्ट करना या कंजर्वेशन करना। चलिए,
उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट, जैसे कि आर्टिकल 50 क्या कहता है। आर्टिकल 50 का ये कहना है, आर्टिकल 50 का कहना है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। आप सभी को पता है कि आज हमारे भारत का संविधान, जिसे बहुत अद्भुत संविधान कहा जाता है, जिसे बहुत नवीन विशेषता वाला संविधान कहा जाता है, ठीक है, कई लोगों ने इसे आत्मा की उपाधि भी दी है। तो कुल मिला के कई लोग इसे मूल दर्शन की उपाधि देते हैं, कई लोग इसे राजनीतिक दर्शन भी कहते हैं, ठीक है, और कुछ लोग इसे कानूनी दस्तावेज भी। तो कुल मिला के हमारे संविधान की अद्भुत विशेषताओं के साथ एक सबसे बड़ी विशेषता भी यही है कि हमारी आज कार्यपालिका यानी सरकार और न्यायपालिका यानी जुडिशरी यानी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी दोनों सेपरेट काम करती हैं, जिसे बोलते हैं कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। ठीक है, यानी सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव टू जुडिशरी। ओके, तो आप लिख सकते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अनुच्छेद 50 कहता है आपसे कार्यपालिका का यानी सेपरेशन फ्रॉम यानी सेपरेट्स एग्जीक्यूटिव फ्रॉम टू जुडिशरी, जो भी है। तो आप लिख दीजिए कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, न्यायपालिका से सेपरेशन, पृथक्करण। मुझे एक चीज बताइए आप, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, क्या है बताइए। सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आज जब हमारे सुप्रीम कोर्ट यानी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट का जब अपॉइंटमेंट होता है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, तो राष्ट्रपति यानी किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजों की और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के वक्त सरकार से सलाह नहीं ली जाती। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं 11 नवंबर को, जिनका नाम है संजीव खन्ना, जो कि रिप्लेस करेंगे किसको, डीवाई चंद्रचूड़। तो डीवाई चंद्रचूड़ को जो रिप्लेस करने जा रहे हैं संजीव खन्ना, जो कि सुप्रीम नेक्स्ट सीजीआई हैं, नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, संजीव खन्ना जिस माध्यम से चुने गए हैं उसमें सरकार का कोई भी हाथ नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक बार हुआ था, एक बार कार्यपालिका और न्यायपालिका का सेपरेशन हट गया था, दोनों मिल गई थी इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी के, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ जी के पिताजी को महत्व दिया गया था। आपको पता है डीवाई चंद्रचूड़ जी के पिताजी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं इंदिरा गांधी के समय। और डीवाई चंद्रचूड़ जी के जो पिताजी थे, ठीक है, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, जबकि उनकी कैपेबिलिटी थी नहीं, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हीं को बनाया। हमेशा आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सीजीआई बनता है वो सीनियरिटी लेवल पे बनता है। किस पे बनता है, सीनियरिटी लेवल पे, कि सबसे जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वही सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई। ठीक है, इंदिरा गांधी ने इस परंपरा को तोड़ा और इंदिरा गांधी ने ही सीजीआई की नियुक्ति की थी। मैं आपको बता दूं, ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में हमारे, लेकिन एक बार भारत में हुआ। और प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। आपको बता दूं, राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री सीजीआई की नियुक्ति नहीं कर सकता। इसे कहते हैं कॉलेजियम प्रोसेस, यानी हमारे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कॉलेजियम प्रोसेस से चुने जाते हैं, या तो सलाह जजों से ली जाती है या राष्ट्रपति। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सरकार का आदमी नहीं बैठ सकता। समझ गए ना। चलिए, तो ये सेपरेशन पावर याद रखना एक बार। एक है आपका आर्टिकल 51, जो कि लास्ट है, फिनिश करते हैं इसको। आर्टिकल 51 ये कहता है, आर्टिकल 51 क्या कहता है, 51 का ये कहना है कि राज्यों का प्रयास रहेगा या राज्य का कर्तव्य रहेगा कि राज्य अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की संवर्धि, उसकी शांति, उसको बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो लिख दें कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो चलिए, समय ज्यादा उगता है मुझे लगता है, अब हमें निकलना भी चाहिए, यानी चलना चाहिए, निकलना नहीं, मतलब इन द सेंस हिस्ट्री लेंगे क्लास, आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी। तो चलिए बेटा, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हिस्ट्री का लेक्चर आज ही होगा आपका। तो सभी को मेरा नमस्कार। आपको कैसा लगा आज का लेक्चर। चलिए, तो आर्टिकल 51 तक हो गए हैं आपके। हालांकि डीपीएस में बहुत चीज़ बाकी भी रह जाती हैं अभी, वो केवल एक डिबेट का मुद्दा हो सकता है, जैसे कि आपके फैक्ट तो हो गए सारे आज, जैसे कि
चंपाकम दोराइजन केस, एक टॉपिक चलता है बहुत फेमस डीपीएसपी में कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, या कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट कह सकते हैं कि डिस्प्यूट बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल, यानी मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में टकराव, विवाद, कोएलिशन, क्या हो सकते हैं इसको, कोलैप्स। तो कोलैप्स बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट, ऐसे भी कुछ बोल सकते हैं। इसमें टॉपिक काम करता है, इसमें 4 केस काम करते हैं। चंपाकम दोराइजन केस 1951, फिर एक काम करता है गोलकनाथ केस 1967, फिर एक काम करता है केशवानंद भारती केस 1973, फिर एक और काम करता है मिनर्वा मिल्स मामला। मैं आपको बता दूं, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 केवल इतना कहता है कि डीपीएसपी और मूल अधिकार हमारे संविधान का भाग 3 और संविधान के भाग 4 एक ही रथ के 2 पहिए। तो रथ क्या हुआ, संविधान। पहिए कौन बने, पहिए कौन है, पहिए कौन है, एक तो डीपीएसपी है और एक आपका मूल अधिकार। तो एक ही रथ के 2 पहिए कौन है, जिन्हें हमारे ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की मूल आत्मा ऐसे ही नहीं बोला है। चलिए, तो ऐसे मिला के कुछ केसेस हुए, इसमें टकराव हुआ। हालांकि टकराव को लेकर आप इतना समझिएगा बस कि सरकार कभी ऐसा नहीं कर सकती कि सरकार डीपीएसपी को लागू करने के लिए मूल अधिकारों के मूल ढांचे को ही चेंज, सरकार के बस की बात नहीं, सरकार ऐसा नहीं कर सकती जब तक देश लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक गणतंत्र हट गया, भैया बात की बात जानो। लेकिन अब तक ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है, केशवानंद भारती केस भी कहता है। उसके अलावा केशवानंद भारती केस के अलावा गोलकनाथ केस भी है। गोलकनाथ केस तो साफ साफ कहता है कि सुप्रीम की सरकार डीपीएसपी को लागू करने के लिए मूल अधिकार के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। मूल ढांचे में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऊपर ऊपर से, मूल ढांचे से नहीं। यानी मूल अधिकार और डीपीएसपी की तुलना में मूल अधिकार प्रभावी माने जाएंगे, ये चंपाकम दोराइजन केस में बोला। चलिए, ये कुछ जजमेंट थे, जजमेंट आपके लिए बस स्टेटमेंट के तौर पे बता दिए। एक ही रथ के 2 पहिए, इस सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जजमेंट, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का मामला। मूल अधिकार के मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं होगी, ये केशवानंद भारती केस 1973। एक था आपका गोलकनाथ केस ऑफ 1967, ये केस कहता है कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये गोलकनाथ केस था 19 पंजाब, जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब था। उसके बाद था आपका चंपाकम दोराइजन केस 1950, उसमें बताया गया कि मूल अधिकार और डीपीएसपी की तुलना में मूल अधिकार प्रभावी माने जाएंगे बजाय डीपीएसपी। चलिए, अब ये टकराव भी खत्म हो गया आपका, और इसे कहते हैं कोलैप्सिंग, इसे कहते हैं कोलैप्स बिटवीन या कोलैप्सिंग बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे। चलिए, नमस्कार सभी को, जय हिंद, जय भारत।